नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। तो फटाफट हम स्क्रीनर में आते हैं और आके यहां पर देखते हैं। तो ये क्वार्टर्स का आपको दिख रहा है, दिसंबर 2024 का रिजल्ट आ चुका है सामने। तो सबसे पहले रेवेन्यू अगर देखें तो वो इस क्वार्टर का हमको 1591 करोड़ का दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1613 करोड़ का था और उसके पिछले क्वार्टर में 1577 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में हमको हल्का सा डिप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि ऑफकोर्स एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि इस बैंक के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनपीए का प्रेशर बना हुआ है। ऊपर से अगर रेवेन्यू में भी डिप आ रहा है, इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, लोन्स को थोड़ा कम बांट रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अगर देखें तो वो 704 करोड़ का हुआ है, यानी रेवेन्यू तो घटा है लेकिन इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो इसका दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न तो ये है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है या जो इनको जो मार्जिन मिल रहा है इंटरेस्ट के ऊपर, वो कम मार्जिन मिल रहा है, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया है। एक्सपेंसेस अगर देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में 841 करोड़ का था, लेकिन अब वो बढ़ के 923 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर हमने रिजल्ट देखा वो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। अब अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखें तो वो इस क्वार्टर का ओनली 136 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 310 करोड़ का था। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम ईपीएस देखें, क्योंकि किसी भी स्टॉक को अगर हमको वैल्यू करना है, प्राइस टू अर्निंग का वैल्यूएशन देना है, तो उसके लिए ईपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं जो कि पिछले क्वार्टर में 1.20 रुपीज़ का ईपीएस था, अब वो घट के 0.56% हो गया है, 0.56 पे आ चुका है, यानी 1 रुपये के भी नीचे आ चुका है। और अगर हम उसको फ्रैक्शंस में देखें तो लगभग 1/3 जो है उसका ईपीएस घट चुका है। ग्रॉस एनपीए देखें, जो कि किसी भी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो थोड़ा सा बढ़ के आ गया है, 2.52% से बढ़ के 2.68% पे आ चुका है, जो कि पिछले एक साल का हाईएस्ट हम बोल सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये क्वार्टर 3 जो था बैंक के लिए सबसे खराब रहा मेरे ख्याल से। नेट एनपीए अगर देखें तो वो फिर भी स्टेबल है, 0.56 से 0.56% पे ही है, बट फिर भी ओवरऑल बैंक का रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट जो होगा वो स्टॉक पे नेगेटिव ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा उज्जीवन का चार्ट ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये मैं लाइव देख रहा हूँ फिलहाल। तो आप देख सकते हैं अराउंड 5% तक का हमको यहाँ पे डिप देखने के लिए मिला। आज यहाँ पे हमको गैप डाउन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा गैप देखने के लिए मिला, जो कि अराउंड आपका 5% तक का होगा। यस, 5% तक का आपको गैप देखने मिल रहा है और स्टॉक उसके भी नीचे जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट इसका अगर हम सपोर्ट देखने का ट्राई करें तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो निकल के आता है अराउंड 31 के आसपास का, जो कि लास्ट टाइम पे भी इसने यहाँ पे हिट किया था। तो 31 इसका एक आखिरी सपोर्ट होगा। अगर यहाँ से भी नीचे गिरता है तो स्टॉक फिर बहुत नीचे आ सकता है। तो एक बार देखते हैं, अगर यहाँ से 31 पे आता है तो ये कितना नीचे आ सकता है। यस, और 2% जैसा, यानी कि ज़्यादा डाउनफॉल मेरे को लगता नहीं कि होगा यहाँ पे। ऑफकोर्स सेंटीमेंट थोड़े ख़राब हो गए हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। मैंने यहाँ पे जो कॉल का जो हाईलाइट्स होता है वो निकाल के रखा है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो हमने देख ही लिया कि जो ग्रॉस लोन बुक है वो अभी 30,466 करोड़ का हो चुका है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से बढ़ा है। तो लोन बुक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर रहा है। 20%, 15% से बढ़े तो कोई बात भी है, सिर्फ 10% से ही ग्रो किया है। सिक्योर्ड लोन बुक देखें तो वो 39% है टोटल लोन बुक का, जो कि ठीक ठाक है। और इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ किया है, 52% का ग्रोथ दिया है। अब देखिए, इतना जो एनपीए जो बन रहा है, जो इतना प्रोविजंस करना पड़ रहा है, वो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो लोन इन्होंने दिया था वो सिक्योर्ड नहीं थे, यानी उसके अगेंस्ट में इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं था। तो ऐसे चांसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर आपका लोन बुक सिक्योर्ड है तो उसमें एनपीए के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इस जगह पे बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। टोटल लोन बुक का 39% सिक्योर्ड है और पिछले साल से 52% ग्रो किया है। डिपॉजिट्स अगर देखें तो 34,000 करोड़ है, जो कि पिछले साल से 16% ग्रो किया है। तो डिपॉजिट मेरे ख्याल से बैंक काफ़ी अच्छा खासा काम कर रही है, क्योंकि डिपॉजिट अगर बैंक के पास आएगा तो ही बैंक उसको लोन के रूप में आगे दे सकती है। तो इस टाइम पे जो सारे के सारे बैंक जो है डिपॉजिट के लिए बहुत मारकाट कर रहे हैं, तो उसमें इस बैंक ने काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर देखें तो 887 करोड़ का है, जो कि सिर्फ 3% अप है, बहुत कुछ खास नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस बनाना पड़ा, बहुत सारे लोन्स खराब हो गए, तो उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम भी कम हो चुका है। तो इसके वजह से भी नेट इंटरेस्ट पे हमको गिरावट नजर आता है। नेक्स्ट अगर देखिए निम, जो कि किसी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 8.6%। अब नॉर्मली जो अच्छे बैंक्स होते हैं उनका 5 to 6% रहता है, बट इस बैंक का जो नेम है वो 8.6% है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो रिस्की लोन्स देती है। तो अगर रिस्की लोन्स दे रही है तो उसमें उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेना पड़ेगा, जिसके वजह से इनका मार्जिन इतना ज़्यादा निकल के आता है। तो ठीक है, अगर आप प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है तो आपके पास मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, तो ये बैलेंस आउट कर देता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 109 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा रहा है, 64% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
तो ये तो ख़राब किया ही है और ये एक्सपेक्टेड भी था। बाकी नंबर्स देखें तो ठीक है, यहाँ पे एसेट क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का आगे का स्ट्रेटेजी क्या है और इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि जो स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो अब देखिए कंपनी क्या बोल रही है, फोकस ऑन सिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, एमएसएमई लोन्स, व्हीकल लोन्स एंड गोल्ड लोन्स। तो ये सारे जो इस टाइप के जो लोन्स होते हैं वो काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं और उनमें पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होता है। तो मैनेजमेंट ये कर रही है कि अब वो इस टाइप के लोन्स में ही फोकस करेगी, जो कि एक अच्छी बात है। न्यू प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रो मॉर्गेजेस, सप्लाई चेन फाइनेंस शो ट्रैक्शन विद सिग्निफिकेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो जो माइक्रो मॉर्गेजेस के जो लोन्स है, मॉर्गेज मतलब आपने कुछ चीज़ गिरवी रख के चीज़ लिया, ये अगेन सिक्योर्ड लोन्स के फॉर्म में ही आता है। तो कंपनी बोल रही है कि ऐसे प्रोडक्ट्स में जो अच्छा खासा उनको ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट है एफर्ट्स टुवर्ड्स ट्रांजिशनिंग टू अ यूनिवर्सल बैंकिंग मॉडल विथ एन एप्लीकेशन टू आरबीआई प्लान। अब ये इस बैंक के लिए बहुत ही एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि बैंक अप्लाई करने वाली है यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए। अब देखिए अभी बैंक क्या है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसके पास कुछ लिमिटेशंस है कि ये बड़े बड़े लोन नहीं दे सकती, सिर्फ स्मॉल फाइनेंस लोन्स को ही दे सकती है। लेकिन जब ये यूनिवर्सल बैंक बन जाएगी तो ये बहुत सारे काम कर सकती है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन देना, इंश्योरेंस बेचना, उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट करना, अकाउंट खोल सकती है, ब्रोकर अकाउंट खोल सकती है। तो ऐसा बहुत सारे लाइसेंस बैंक को मिल जाएगा अगर यूनिवर्सल बैंक बन जाती है। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई से इसको ये लाइसेंस मिलता है कि नहीं। अगर ये लाइसेंस मिलता है तो बैंक बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद बाकी बैंक ने यहाँ पे कहा है कि उसके ब्रांचेस कितने हैं, तो वो सब तो हर बैंक का एम यही रहता है कि ब्रांचेस बढ़ेंगे तो अच्छा खासा उनका इनकम बढ़ेगा, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि की ग्रोथ ड्राइवर्स इसमें क्या बैंक लेने वाली है। तो पहला उसने बताया है डिजिटल इन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एनहेंस्ड मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग एनालिटिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग। यानी बैंक जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि बैंक ने काफ़ी देर कर दिया, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी चीज़ है, तो इस चीज़ के ऊपर बैंक फोकस कर रही है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट बोला है, इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर फोकस इनिशिएटिव्स सच एज कॉम्पिटिटिव लोन प्राइसिंग एंड टेलर्ड डिपॉजिट स्कीम्स। अब ये मेरे ख्याल से अगर बैंक इंप्लीमेंट कर पाती है तो बहुत ही अच्छा खासा फेवर इस बैंक के लिए हो सकता है। देखिए बैंक ने क्या कहा है कि कस्टमर फोकस्ड इनिशिएटिव्स, यानी कि हर कस्टमर के लिए का जो डिमांड होता है वो एक टाइप का नहीं होता है। तो बैंक क्या करने वाली है, कस्टमर स्पेसिफिक। अब जब बैंक डिजिटल जाएगी तो बहुत सारा डाटा जो कस्टमर्स का डाटा इनके पास आएगा, उनके बेसिस पे ये मतलब खास टाइप के स्कीम्स बना के दे सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे कुछ लोन चाहिए और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो बैंक क्या करेगी, मुझे कम इंटरेस्ट पे लोन दे सकती है। बाकी कस्टमर्स को अगर बैंक 12% पे दे रही है तो मुझे 9% पे दे सकती है, तब भी उसको फायदा होने वाला है क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कस्टमर्स के डाटा को यूज़ करके स्पेसिफिक टाइप के स्कीम्स निकाल सकती है, जिससे कस्टमर को भी फायदा होगा और बैंक का जो कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड फोकस ऑन एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट्स एंड न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स लाइक फॉरेक्स एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। तो अगेन ये नए सेक्टर्स में जाने वाली है, जो ऐसे कस्टमर पे फोकस करेगी जो अच्छे नेटवर्थ वाले हैं, जिनका पैसा ज़्यादा है। तो ऐसे कस्टमर से फोकस करने से क्या होता है, बैंक का डिपॉजिट है वो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ता है और ये ऐसे लोगों को लोन भी दे सकती है और वो एनपीए भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे तो मुझे देखने को लग रहा है कि बैंक जो सही रास्ते पे चल रही है, 1-2 क्वार्टर में ऊपर नीचे होता ही है। बैंकिंग सेक्टर है ही ऐसा कि कुछ साल आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा और उन्हीं में कुछ 1-2 साल ऐसे हो जाएंगे जिनमें सबको ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये जो प्रॉब्लम फिलहाल हो रहा है वो सिर्फ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का नहीं है, लगभग सारे बैंक्स को ही ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं पकड़ना है कि ये बैंक बहुत ख़राब हो गया, आपको देखना है कि बैंक कर क्या रही है, फ्यूचर में क्या प्लान कर रही है। अगर वो अच्छे से कर पाती है बैंक तो बहुत अच्छा खासा हमको प्रॉफिट बना के देगी, हम शेयर होल्डर्स को भी। नेक्स्ट चैलेंजेस अगर देखें तो एंटिसिपेशन ऑफ पीक क्रेडिट कॉस्ट इन नेक्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगले क्वार्टर में भी जो है क्रेडिट कॉस्ट बहुत बढ़ सकता है। क्रेडिट कॉस्ट मतलब क्या है, अगर मैं 100 रुपये का लोन दे रहा हूँ तो कितना उसमें से मेरा खराब हो सकता है। तो बोल रहे कि ये नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ नेगेटिव है। अब ऐसा होगा ही होगा बोला नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ क्या करती है, सेंटीमेंट को ख़राब करती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रॉफिट तो आएगा, मतलब बैंक प्रॉफिट करेगी, लेकिन 1-2 क्वार्टर और थोड़ा बहुत सबड्यूड रह सकता है। तो इसका असर आपको ऑफकोर्स स्टॉक पे देखने मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है वो 33 से 35 के बीच में ही कंसोलिडेट करता रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किया बैंक आगे क्या सोच रही करने का और बैंक का फिलहाल का रिजल्ट कैसा हुआ। तो अब एक बार जाके हम चार्ट में देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली स्टॉक कहाँ तक नीचे आया, 32 तक नीचे है। अब यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना रहा है, जैसा मुझे लग रहा था उसके आसपास ही हो रहा है। अब मैं 100% तो नहीं बोल सकता कि ज़्यादा नीचे आना नहीं चाहिए, आने से यहाँ पे इसका जो लास्ट जो लो था 32 के आसपास का, उसके पास ही आ सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 32.46 से रिवर्सल लेने का ट्राई कर रहा है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी देखते हैं क्या होता है।
अगर ये इस जगह पे डोजी कैंडल बना के रह जाता है तो मान लीजिए जो गिरावट था लगभग खत्म हो चुका है, अब वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। इसका एक रीज़न भी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो ओनली 6.82 का है, यानी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। दूसरा बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 28.7 का है और करंट प्राइस ओनली 34.2 का चल रहा है, यानी बुक वैल्यू अराउंड 1.1 1.2 के आसपास है। तो बैंक का जो वैल्यूशन है बहुत सस्ता हो चुका है। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे गिरता है तो आपको पॉजिटिव ज़्यादा मिलने वाले हैं, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपका रिस्क कम होगा और रिवार्ड ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने खुद भी उज्जीवन को लेकर रखा हुआ है, बट मैंने थोड़ा हायर प्राइस पे लेकर रखा हुआ था, अराउंड 40 के आसपास का है। तो मैं इसको होल्ड करने को रेडी हूँ और अगर मुझे 31 के आसपास मिलता है तो मैं ऑफकोर्स थोड़ा और एवरेजिंग करने का ट्राई करूँगा। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको स्टॉक खरीदना है या बेचना है ये डिसीजन आप खुद का बनाइए। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है और अपने ओपिनियन को शेयर करने के लिए बनाया है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने उज्जीवन को कितने प्राइस पे लेकर रखा हुआ है और आप इसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।